Hello students, today we're going to talk about the amendments in the law paper for CA Inter for May 20 attempt. तो लॉ के पेपर में बच्चों कोई इतनी ज़्यादा ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं है जिससे कोई परेशान होने की ज़रूरत हो। बस दो सब्सटेंशियल अमेंडमेंट को छोड़ के कुछ भी नहीं है। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए इस वीडियो से मैं क्विकली आपको बताने जा रहा हूँ। एक दो चीज़ें जो लंबी चौड़ी हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो आप चाहे फोटो क्लिक करके बाद में लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में चेंज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले विद रिगार्ड टू द कंपनीज एक्ट, दिस इज द आरटीपी इंस्टीट्यूट का जो मैंने ओपन किया है। बड़ा क्लियरली उन्होंने कुछ लिख के दिया है। क्या लिख के दिया है ध्यान से देख लीजिए। उन्होंने लिख के ये दिया सिंपली कि मई 2020 एग्जाम के लिए उनका स्टडी मटेरियल जुलाई 2019 वाला एडिशन एप्लीकेबल है, प्लस इस आरटीपी से जो बदलाव उन्होंने बताया वो ऐड कर दीजिए। दैट्स व्हाट दे सेड। तो हमने सब कुछ क्लास में पढ़ा हुआ है, हल्के से कुछ चेंजेस करने हैं। पहला चेंज थोड़ा बड़ा है, देखिए क्या आया। ये है कंपनी बनाते थे डॉक्यूमेंट चाहिए होता था मेमोरेंडम, जिसमें पहली क्लोज होती थी नेम क्लोज। नेम से रिलेटेड आपको याद होगा बहुत सारी चीजें थी, अनडिजायरेबल, रिजेंबलिंग, ये नाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, उसमें भारी बदलाव किया है। क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने कहा जनाब कि भाई जो रूल नंबर 8 था, जो हमने नेम से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा हुआ, पूरा का पूरा हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो रूल 8 की जगह पे एक नया रूल 8 भी आ गया, 8A भी आ गया एंड 8B भी आ गया। तो ये काफी लंबी चौड़ी चीजें हैं, जिसमें से अब मैं चाहूंगा पहले रूल 8 जो है, जो बदलाव हुआ है, वो मैं आपसे शेयर कर लूं। तो बेटा जी, रूल 8 में अगर हम जाते हैं तो उसमें जो बड़ी चीज नजर आती है, देखिए हम पहले ये साफ यही पढ़ा करते थे, कोई रिजेंबलिंग वगैरह नाम आपने इस्तेमाल नहीं करना। सेम वही चीज है, क्लियर। कोई किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी का हो वो नहीं इस्तेमाल करना। यहां लिखा है सब रूल 2 में ये चीजें आप क्या कर दें, डिसरिगार्ड कर दें, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे प्राइवेट के लिए वर्ड ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं, ये हमें पहले ही पता है, तो देयर इज नथिंग, वी कैन मूव अहेड। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ इन्होंने उदाहरण दिए हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज सेम एज ग्रीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ऑब्वियसली सेम ही कहोगे आप, ये तो आप हम अलाउ नहीं कर सकते। प्रताप, प्रताप्स, राइट। एबीसी इज सेम एज ए डॉट बी डॉट सी डॉट, वो तो सेम ऐसे अगर टीम वर्क में अगर आप @ वर्ड लगा दें, स्लैश लगा दें, तो हम सेम ही मानेंगे। तो स्पीक इंग्लिश सॉल्यूशंस लिमिटेड इज सेम एज स्पोकन इंग्लिश, तो ऐसे नहीं आप इस्तेमाल करें। कैमटेक लिमिटेड इज सेम एज कैमटेक, जस्ट स्पेलिंग का फर्क हुआ, या बीके सेम दिस बीके। अल्ट्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड, यहाँ आपने गैप हटा दिया। तो ये काफी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है, यहाँ एग्जांपल्स की आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसे पढ़ना मैं कहूँगा जरूरी भी है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है उस पर आता हूँ बस मैं मुद्दे की, ये आप चाहे लिख लीजिएगा अभी। कहता है प्रोवाइडेड दैट क्लोज F2H एंड KLL, के देख रहे हैं आप यहाँ पे, shall not be disregarded while comparing the names if a no objection by way of board resolution has been provided by an existing company। तो कह रहा है क्लॉज जो F से H है कि and clauses K and L shall not be disregarded while comparing the names if a no objection certificate by way of board resolution has been received from an existing company। तो ये कहता है जी, पहले आइए आप F2H में देखिएगा क्या इलस्ट्रेशन दी उसने। रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड इज सेम एज रवि कॉन्ट्रैक्टर्स एंड बिल्डर्स, तो सेम हो गया, आप नाम नहीं यूज कर सकते। लेकिन नीचे जाके प्रोविजो एक एक्सेप्शन क्रिएट करती है, वो कहती है आप कर सकते हो, बस वो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है इस कंपनी पे जाओ, ये कंपनी अगर अपनी बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन से आपको हाँ कर दे, कोई टेंशन नहीं है, तो आप ये नाम रख सकते हो।
देन कंजीनियल टूर्स लिमिटेड इज सेम एज अ कंजीनियल या द कंजीनियल, तो कहता है ऐसे भी कर सकते हैं अगर एग्जिस्टिंग कंपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दे। कलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एज सेम एज कलर्स, सेम ये उदाहरण दे रहा है उस चीज का। या नेशनल इलेक्ट्रिसिटी सेम एज राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड। और के में आप देखते हैं, सॉरी यहाँ F2H आपने देखना था, FGH यहां तक कहता है ये चल जाएगा, ये वाला आई इलस्ट्रेशन मत देखिए। F2H उन्होंने कहा ये अगर एग्जिस्टिंग कंपनी के बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवा लेंगे तो ऐसे मिलता जुलता नाम रख सकते हैं। देन के में क्या कह रहा है, थंडर लिमिटेड इज सेम एज थंडर 11 सर्विसेज लिमिटेड या वन थंडर, तो आप इस कंपनी में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवा लो तो ऐसा नाम चल सकता है। तो ये एक बड़ी चीज होगी एबल से कि ये कुछ एक चीजें इन्होंने लॉ कर दी हैं कि अगर एग्जिस्टिंग कंपनी मान जाए तो ये वाले कुछ पॉइंट्स अल से जो बस आपको पिछली बार से इस बार में ऐड करना है। ये FGH देख रहे हैं आप, चाहे फोटो क्लिक कर लो बच्चों, ये वाले आपको रूल याद रहे कि यहां ये जो तीन कंपनियां हैं एग्जिस्टिंग कंपनी बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन से मान जाए तो ये सेम नाम आप रख सकते हैं, या ये वाला के क्लॉज आप रख सकते हैं। तो ये एक बड़ा अमेंडमेंट आता है। मैं आगे चलता हूं। देन रूल 8 और बी की बात थी, तो जस्ट मैं यहां आपसे शेयर करने जा रहा हूं। नॉर्मल क्लास में हमने ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो मैं जस्ट जो चेंज है उसके ऊपर आपको बता देता हूं, आप अपनी कॉपी में उन्हें चेंज कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो आप एक ये पॉइंट नंबर 7 यहां देख रहे होंगे, ये आप अपने नोट्स में डाल सकते हो। नेम ऑफेंसिव, नेम जो क्या है ऑफेंसिव है टू एनी सेक्शन ऑफ पब्लिक नॉट अलाउड, कोई ऑफेंडिंग नेम, एक नई चीज डाली। सर्टन वर्ड्स ब्रिटिश इंडिया नॉट अलाउड, पॉइंट नंबर 8 लिख लीजिए आप। देन अगर एक कंपनी बंद होगी, ये हम पहले भी पढ़ा करते थे, आप सेम नाम नहीं रख सकते 2 साल, लेकिन उसके साथ अब एक चीज और क्या है, अगर नाम आपका काट दिया गया है सेक्शन 248 में, ये होता है ROC की पावर होती है आपका नाम काट सकता है। अगर वो काट देता है आपका नाम तो 20 साल तक सेम नाम आप यूज नहीं कर सकते। और अगर आपने नाम बदल लिया तो जो पुराना नाम था वो नाम कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा कितने साल तक, 3 साल तक। तो पॉइंट नंबर 7, 8 एंड 10 इफ यू आर लुकिंग एट, इसको आप क्लिक कर लो फोटो और लिख लीजिए। देयर आफ्टर बच्चों एक पॉइंट नंबर 11 में, ये ऐसा कुछ ही नहीं है, लगभग हमने सारा पढ़ा ही हुआ, हल्का सा। अगर LLP बंद होती है उसका नाम नहीं इस्तेमाल करेंगे 5 साल। एप्लीकेंट टू अफर्म और डिनाई whether in last 5 years same name used by sole proprietor या firm, if yes NOC, तो वो कह रहा है कोई फर्म या कोई सोल प्रोप्राइटर कोई नाम यूज कर रहा था, अब वो सेम नाम आप रखना चाहते हैं तो आपको उनसे NOC लेनी पड़ेगी। तो ये हल्का सा ये एक इलाका, इसको आप क्लिक कर लीजिए फोटो। आगे बढ़ता हूं मैं। कहता है डिस्क्रिप्टिव नेम नॉट अलाउड, पहले भी हम थोड़ा मिलता जुलता पढ़ते थे ऐसे ही। शोइंग एक्टिविटी जैसे ड्रिंकिंग वाटर लिमिटेड, तो सिंपल एक एक्टिविटी दिखा रहे हो, ये नॉट अलाउड है, पहले भी चलिए ऐसा पढ़ते ही तो इसमें कोई खास नहीं, वी कैन स्किप दिस वन। 17th एंड 18th पॉइंट देख लीजिए। एक बाहर की कंपनी है, इंडिया में एक सब्सिडरी बना रही है, तो वो बाहर वाली कंपनी सेम नाम इंडिया में यूज कर सकती है, लेकिन आप विद एडिशन ऑफ वर्ड्स इंडिया स्टेट या सिटी, तो इंडिया या चंडीगढ़ ऐसा वर्ड आप साथ में डाल के सेम बाहर वाला नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 18th पॉइंट भी, यूज ऑफ अ फॉरेन कंट्री सिटी वर्ड इन नेम अलाउड ओनली इफ इट हैज बिजनेस कनेक्शन विद इट, तो बाहर की सिटी का या कंट्री का नाम तभी इस्तेमाल करेंगे अगर आपका उस शहर या उस देश के साथ बिजनेस कनेक्शन है।
तो ये रूल 8A एंड बी, मैंने रूल 8 में से कुछ एक चीज़ें आपको जो इंटरेस्टिंग थी बोर्ड मीटिंग वाली रेजोल्यूशन वाली बता दी। यहाँ जो कुछ पॉइंट्स जो मैंने क्लास में पढ़ाए थे वो आप ये चेंज कर लीजिए। 17th एंड 18th पॉइंट फोटो क्लिक कर लीजिए अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं साथ के साथ। सो आई एम मूविंग अहेड बेटा। देयर आफ्टर चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस वाले में इन्होंने छोटी छोटी कुछ बातें की जो ऐसा कुछ खास चीज़ें नहीं है। कहता जहां वर्ड रजिस्ट्रेशन लिखा है वहां वर्ड क्या ले आइए, फाइलिंग। तो सिंपल इंग्लिश में कुछ शब्दों का चेंज किया गया कि रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो अंडरस्टूड है भाई, फाइल करना होगा, राइट। देन सेक्शन 29 अगर आपको याद हो, ये था अगर पब्लिक इशू आता है बाय पब्लिक कंपनी तो डीमैट अकाउंट में ही आप सिक्योरिटीज अलॉट करेंगे। तो उन्होंने इसमें एक सब सेक्शन 1A इंसर्ट किया है। कहते हैं इन केस ऑफ सच क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड द सिक्योरिटीज शेल बी हेल्ड और ट्रांसफर्ड ओनली इन डीमैट अकाउंट। तो पहले देखिए हम सेक्शन 29 में सिंपली क्या कहते थे, वो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है डीमैट में करेगी। अब हमने स्ट्रेट वे सारी कंपनियां इसके अंदर ले ली क्योंकि हमने वर्ड क्या लिखा है, अनलिस्टेड भी। इन केस ऑफ सच क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज एज मे प्रिस्क्राइब, कि सरकार प्रिस्क्राइब कर सकती है कि जो सिक्योरिटीज रखेंगी या ट्रांसफर करेंगी ओनली इन वॉट, डीमैट अकाउंट। तो ये हल्का सा वर्ड सेक्शन 29 अपनी कॉपी में निकालिए और उसमें लिख लीजिए। तो आल से कॉपी जरूर अपनी निकाल के रखें बेटा साथ के साथ। तो जैसे देखिए सेक्शन 35 आपको दिख रहा है, 35 में क्या था, क्रिमिनल लायबिलिटी प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। तो बस एक हल्का सा वर्ड्स है, कहता है डिलीवरी ऑफ अ कॉपी टू द प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन। तो डिलीवरी के बजाय वर्ड क्या ले आई है, फाइलिंग लिया है। सो वन सिंपल वर्ड, इट्स नॉट हैविंग एनी इम्पैक्ट एज सच। गोइंग टू द शेयर कैपिटल टॉपिक, ये एक बड़ा मैं कहूंगा क्रूशियल अमेंडमेंट, छोटा सा लेकिन क्रूशियल। हमने डीवीआर का कंसेप्ट पढ़ा था, डिफरेंशियल वोटिंग राइट इक्विटी शेयर्स, रूल 4 आपको याद हो। वहां एक बड़ी चीज इन्होंने कह दी, क्या कह दी, कहता वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डीवीआर शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स इशूड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो याद कीजिए बच्चों, हम लिखा करते थे मैक्सिमम डीवीआर शेयर कितने आप इशू करेंगे, वो लिमिट इन्होंने अब चेंज कर दी है। पहले जैसे हम पढ़ा करते थे वो 26% वाली लिमिट वो हटा दीजिए, अब रिवर्स लिमिट है 70। कहता डीवीआर वाले शेयर कितने हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कहता वोटिंग पावर जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स, जो वोटिंग पावर है इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 74% of total voting power including voting power in respect of equity shares with the differential rights issued at any point of time। तो बड़ी चीज ये सिंपल ये क्या गया कि भाई जो डीवीआर है उनसे रिलेटेड वीआर वोटिंग राइट ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 74%। तो उनके ऊपर वोटिंग राइट्स इससे ज्यादा टोटल जो कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है उसमें जो वोटिंग राइट्स होते हैं, डीवीआर के वोटिंग राइट 74% से ज्यादा नहीं होंगे, चाहे वो पहले इशू हो चुके हैं चाहे वो बाद में इशू है। तो इससे ज्यादा आप नहीं करेंगे। thereafter a big amendment comes with regard to debentures। अगर आप याद करो सेक्शन नंबर 71 में हम डिबेंचर्स पढ़ते थे। ये काफी लंबी चौड़ी अमेंडमेंट आपको यहाँ नजर आएगी, देखिए, बट ये मैं आपको स्ट्रेट वे हैंड रिटन शो करने जा रहा हूँ। फोटो आप क्लिक कर लेना, डीवीआर वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो देखिए डीवीआर वाला, तो डीवीआर अगर आपने कॉपी निकाल ली है तो वहीं पे चाहे चेंज कर लीजिए बच्चों। तो ये लिमिट आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ये 74% वाली देख रहे हैं। वी आर वोटिंग राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये मैक्सिमम लिमिट जो नजर आ रही है, वी आर इन रिस्पेक्ट ऑफ डीवीआर नॉट टू एक्सीड 74%। अर्लियर प्लस न्यू इश्यू में लाते हुए एक और अमेंडमेंट जो डीवीआर में हट गई है। पहले हम लिखा करते थे डीवीआर तभी आप इश्यू करोगे जब पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो। दैट मीन्स कम से कम कंपनी 3 साल पुरानी हो। तो ये एक बड़ी अमेंडमेंट है, इसे काट दीजिए। अब ये ऐसा कुछ नहीं है कि पिछले 3 साल में आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होंगे तो ही डीवीआर इशू होंगे। तो ये चीज आप ये कटिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये अब हट गई है। दिस थिंग इज नो मोर एप्लीकेबल। हाँ, वो वाला 3 साल वाला पॉइंट जरूर है अभी भी, कि पिछले 3 साल एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग में डिफॉल्ट ना हुआ। आई होप सो आपने कर लिया होगा चेंज। देन बढ़ते हैं आगे डिबेंचर्स पे, जहां हमने एक बड़ी चेंज देख रहे हैं। हम काफी बड़ा डीआरआर के ऊपर इन्होंने चेंज किया है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के ऊपर। तो वो जो पहले आपने लिखा हुआ था वो आपको हटाना पड़ेगा, और ये नया हैंड रिटन आप देखें तो आपको इजी लगेगा। यहाँ ऊपर से आप देखना स्टार्ट करें डीआरआर। पहले हम सिंपल डीआरआर कहते थे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब इन्होंने कई वर्ड इस्तेमाल किए, डीआरआर एंड इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट एज द केस में बी, कि डीआरआर बना लेकिन बीच में वर्ड क्या गया, एंड इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट एज द केस में बी। आप रिजर्व बनाते हो तो पैसे का इन्वेस्ट करोगे, तो कहीं इन्होंने डीआरआर वर्ड यूज कर दिया, कहीं इन्होंने इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज कर दिया। तो ये कुछ हल्का सा शब्दों में जरूर हेरफेर किया है, डीआरआर एंड इन्वेस्टमेंट और द डिपॉजिट एज द केस में बी। पहली बात, डीआरआर क्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। चाहे साथ के साथ लिख लो या फोटो क्लिक करते जाना भाई, लिखते रहना। कहता है डीआरआर कितना होगा फॉर पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कहता है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए डीआरआर का रेट वही रहेगा जो एनबीएफसी के लिए। व्हाट इज एनबीएफसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो उनका कितना है देखिए, पढ़ते हैं हम। अब आता है फॉर लिस्टेड कंपनीज, कोई भी लिस्टेड कंपनी लेकिन किसको छोड़ते हुए, अदर देन AIFI स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग कंपनीज को छोड़ के जो बाकी लिस्टेड है, अगर आपने पब्लिक इश्यू निकाला, चाहे आप एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या अदर लिस्टेड हो, चाहे लिस्टेड हो नॉर्मल कोई, एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस, तो एनबीएफसी दिख गया। हमने ऊपर पढ़ा पीएफआई का डीआरआर रेट क्या होगा, सेम एनबीएफसी। तो अगर आप लिस्टेड हो एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो डीआरआर चाहिए ही नहीं भाई, डीआरआर नॉट रिक्वायर्ड। चाहे पब्लिक इश्यू निकाला चाहे आपने प्राइवेट प्लेसमेंट निकाला, एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, अदर लिस्टेड है, इनको डीआरआर चाहिए ही नहीं। बट लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग लिख गया लो, बट इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट एज द केस में बी टिल 30th अप्रैल ईच ईयर 15% ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च। नाउ ये क्या कह गया, इसने कह दिया डीआरआर नहीं चाहिए लेकिन आपको पैसे इन्वेस्ट करने होंगे या डिपॉजिट अलग से पैसे रखने होंगे जो डिबेंचर्स आपके क्या हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं। और ये पैसे आपने साइड पे रखने कब तक, 30 अप्रैल, साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल, 30 अप्रैल तक पैसे साइड पे रखो। कितने, 15% डिबेंचर्स जो आपके इस साल जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 31 मार्च तक जो मच्योर होने वाले हैं। तो बंदा कहता है डीआरआर नहीं चाहिए लेकिन इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट रखना है, तो घूम फिर के तो बात वही आ गई बेटा, आपको पैसे रखने हैं, दैट मींस इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ किसके लिए होगा, डिबेंचर रिडम्पशन के लिए। बट दे सेड डीआरआर नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट एज द केस में बी। नाउ ये था लिस्टेड कंपनी के लिए। अब आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं फॉर अनलिस्टेड कंपनी। अगेन अनलिस्टेड कौन सी है, वही अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग कंपनी। अब अनलिस्टेड में
आप सारे जानते हो होती क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी ही पब्लिक से पैसा उठा सकती हैं। कहता है अगर आप एनबीएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो, तो डीआरआर चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर आप कोई और हो तो कहता है डीआरआर आपको जितने डिबेंचर्स हैं उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 10% क्रिएट करना पड़ेगा। तो डीआरआर के नाम पे आज कहो जो रूल्स में बदलाव आए हैं उनके हिसाब से क्लियर कट है, सिर्फ अब किस में चाहिए, अनलिस्टेड कंपनी में चाहिए। एंड कहता है ये पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेम वही पॉइंट है, टिल 30 अप्रैल तक। लेकिन करना कितना पड़ेगा, जितने डिबेंचर्स मैच्योर हो रहे हैं ना उसका 10% नहीं 15% आपको साइड पे रखना पड़ेगा। ये लिमिट हमने ऊपर भी पढ़ी। तो रिजर्व यहां बनाना पड़ेगा 10%, और 10% लेकिन किसका बनाया, इंपॉर्टेंट डिफरेंस कैच करो, जितने आपके डिबेंचर्स हैं उसका 10%, क्या 15% टोटल डिबेंचर्स का बनाया, नहीं, वो जो आपके इस साल क्या हो रहे हैं, रिडीम हो रहे हैं 31 मार्च तक, उसका बनाना है। तो देर इज अ डिफरेंस, ये नहीं कि 15% 10% से लिमिट बढ़ गई। और अगर आप पीसीडी मींस पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं तो ऑब्वियसली आप जो बनाएंगे डीआरआर ओनली फॉर व्हाट, किसके लिए बनाएंगे, ओनली फॉर नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन, क्योंकि बाकी ने तो कन्वर्ट हो जाना है, तो डीआरआर क्यों बनाएंगे। अब हम बात कर रहे थे डिपॉजिट की, कहता है ये पैसा आप स्केड्यूल्ड बैंक, स्केड्यूल आप सारे जानते होंगे आरबीआई के अंडर जो है, फ्री ऑफ चार्ज और लियन, मतलब उसके ऊपर किसी और का हक ना हो, इन्वेस्टमेंट आप करो अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट और ट्रस्ट, मतलब सेफ सिक्योरिटीज में लगाओ। अनइनकम्बर्ड का मतलब क्या हो गया, जो गिरवी नहीं रखी, सिक्योरिटीज को बॉन्ड्स कहो अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट, जो सेफ रहें। और अगर आपने रिडीम नहीं किए डिबेंचर्स या इंटरेस्ट नहीं दिया तो डिबेंचर होल्डर के कैन अप्लाई टू व्हाट, ट्राइब्यूनल फॉर द पेमेंट। तो मोटा मोटा डीआरआर में बड़ी चीज आ गई, अगर आप लिस्टेड हो, पब्लिक इशू है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, एनबीएफसी हो, हाउसिंग हो या अदर्स हो, डीआरआर नहीं चाहिए, लेकिन 15% इन्वेस्टमेंट करना है, किसका, 30 अप्रैल तक करना है, जो इस साल के एंड में 31 मार्च तक आपके डिबेंचर्स क्या होने हैं, रिडीम। और अगर अनलिस्टेड हो, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस, इनको तो चाहिए ही नहीं, लेकिन बाकियों में आपको 10% बनाना होगा, किसका, टोटल डिबेंचर्स का। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी है, जो 31 मार्च तक रिडीम हो रहे हैं उसका 15%। कहाँ इन्वेस्ट करो, अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटी सरकार की या ट्रस्ट की। डिपॉजिट कहाँ करवाओ, शेड्यूल बैंक में, लेकिन वो गिरवी रखना नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो ये थी हमारी डिबेंचर्स रिलेटेड एक बड़ी अमेंडमेंट। एंड बेटा जी ये डिबेंचर्स रिलेटेड सेक्शन 17 आता है, लेकिन ये अमेंडमेंट थी रूल नंबर 18 के सब रूल नंबर 7 में। अमेंडमेंट है तो थोड़ा ध्यान दे दीजिए, रूल 18 सब रूल 7। ये लंबा चौड़ा यहाँ देख रहे हैं, तो एक छोटे से चार्ट से मैंने आपको बताने की कोशिश करी, होप सो काम चल जाए आपका। देन हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 90 अगर याद हो वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ऑनरशिप पे था। तो इन्होंने कहा एक नया सब सेक्शन 4(1) इन्होंने इंसर्ट किया कि हर कंपनी नेसेसरी स्टेप्स ले टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल हु इज एसबीओ एंड रिक्वायर हिम टू मेक द कंप्लायंसेस ऑफ दिस एक्ट। तो कुछ नहीं है भाई, आइडेंटिफाई करना है, पहले भी आप कर रहे थे। देन सब सेक्शन 9 के बाद एक 9(a) इंसर्ट कर दिया, सीजी इसके लिए क्या बना सकती है, रूल्स। देन ऐसा सब सेक्शन 11 में कुछ नहीं है, वी कैन स्किप। देन गोइंग टू द टॉपिक ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ सेक्शन 135 आपको याद होगा सीएसआर के ऊपर था, और सीएसआर के ऊपर हम पढ़ा करते थे 135 के साथ शेड्यूल नंबर 7, तो उसमें हल्का सा एक आधा चेंज है। तो शेड्यूल 7 में आपको याद होगा सीएसआर किस काम में आप पैसा लगा सकते हैं, तो एक नया वर्ड डाल दिया इन्होंने शेड्यूल 7 में, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो जैसे बाकी काम थे उनमें एक चीज और डाल दी, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह। देन इसी में ही शेड्यूल 7 में ही आगे बढ़ते हुए इन्होंने कहा आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं टू इनकम्पिटर्स फंडेड बाय सीजी, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, नेशनल लेबोरेटरीज, ऑटोनमस बॉडीज, इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर। तो सिंपल है, जो भी सरकारी बॉडीज उनको दान दे दो जिससे देश में कोई रिसर्च, ग्रोथ, एजुकेशन हो, तो वो भी सीएसआर में डाल दिया। दो चीजें आ गई, डिजास्टर मैनेजमेंट और एक ये फंडेड इंस्टीट्यूशन जो सरकारी हैं, मैनेजमेंट हो, रिसर्च हो, फलाना ढमकाना, ये ऐड किया है। देयर आफ्टर
132 आपको याद होगा नफरा वाला। नफरा में एक सबसेक्शन 1A डाला इन्होंने, कहता है ये अपने वो फंक्शंस करेगी जो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर सबसेक्शन 3A डाला, ईच डिवीजन ऑफ नफरा शैल बी प्रिजाइडेड, मतलब उसका सबसे बड़ा जो हेड होगा एक चेयरपर्सन होगा और एक है फुल टाइम मेंबर ऑथराइज बाय चेयरपर्सन। ईच डिवीजन मतलब नफरा में जो जो डिविजन्स बनाई जाएंगी, हर डिवीजन में भी अलग से एक चेयरपर्सन और एक फुल टाइम मेंबर बनाया जाएगा, तो ये पक्का लिख लीजिए। देयर आफ्टर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगी नफरा की, जिसके अंदर चेयरपर्सन होगा एंड फुल टाइम मेंबर्स होंगे ऑफ सच अथॉरिटी फॉर एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस। तो कहता है अगले में क्या कह गया भाई, तो यहां उसने कहा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगी, एग्जीक्यूटिव का मतलब ये जो सारा दिन काम करते हैं, तो एक बॉडी बनाएगी, चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर उसमें भी रखे जाएंगे। देन सबसेक्शन 4 में क्लॉज सी, in clause C for subclause B the following subclause shall be substituted, namely debarring the member or the firm from being appointed as an auditor, ये auditor से related जो थी, an auditor or internal auditor undertaking any audit in respect of financial statements or internal audit of the functions and activities of any company or body corporate or performing any evaluation under section 247 for a minimum period of what 6 महीने और हायर ज्यादा से ज्यादा 10 years। तो भाई चेंज इन्होंने क्या किया है, सिंपल सी बात है, ऑडिटर के लिए कहता ऑडिटर चाहे इंडिविजुअल हो या फर्म का हो, आप चाहे नॉर्मल ऑडिटर हैं, इंटरनल ऑडिटर हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, या सेक्शन 247 में आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी बनते हैं वो काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर रोक लगाई जाएगी कम से कम 6 महीने की, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की। तो ये एक चेंज 132 में आप जरूर नोट डाउन करें। देयर आफ्टर यहाँ थोड़ा रूल्स में चेंज किया है, सच कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ नहीं है, वही जीसीए वाला एक चेंज है, दोनों में सेम है कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, उसकी वजह से जहां देखिए उसमें क्या, हम सोचते थे आर्टिकल 370 हट गया तो बाय डिफॉल्ट हर एक्ट वहां पे लग जाएगा, नहीं, इन्होंने जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट निकाला, 2019 लिस्ट दी, इन एक्ट में हम ये वर्ड हटा रहे हैं, मींस इन एक्ट में जो वर्ड लिखा था एक्सेप्ट जे.एंड.के हट गया, तो अंडरस्टूड बाय डिफॉल्ट वो कहां लग गए, जे.एंड.के पे। तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक्ट वहां पे लग गए, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके अंदर आ गया आपके कोर्स का, एंड देन आ गया बेटा जी आपका जीसीए, दोनों का सेम है। तो एज सच कंपनीज एक्ट के अलावा कोई चेंज नहीं है, सिंपल ये दो बातें हैं, बाय डिफॉल्ट भी आपको पता थी, और आप कंपनीज एक्ट में लेके चलिए, नेम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, डीवीआर की लिमिट और वो 3 साल के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का पंगा खत्म हो गया, डीआरआर में चेंज आया, और एक थोड़ा सा नफरा वाला, देन सीएसआर में 2 चीजें, डिजास्टर मैनेजमेंट या सरकारी फंडेड इंस्टीट्यूशंस को आप डोनेशन दे सकते हैं, ये ऐड कर लीजिए। सो जो बच्चे पहली बार में 20 में अटेम्प्ट में अपेयर करेंगे, देखिए उनके लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेंडमेंट है इस बार वाली, आरटीपी में आई हैं, तो थोड़ा आप भी इनको तवज्जो दीजिए, और खुदा न खास्ता जिनका पहले नहीं तैयार हुआ, क्लियर नहीं हुआ ग्रुप दिस एंड दैट, उनके लिए तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा। सो ऑन दिस नोट आई वाइंड अप, थैंक यू, गुड लक एंड गॉड ब्लेस।